चैप्टर नंबर 33 क्या कहता है? प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर आया है अब, जो कि आप सभी का अपने सुरेंद्र, तुम्हें कितने साल हुए बेटा प्रैक्टिस करते हुए? सर 1 साल हुआ है जी अभी तो। ओके, यू आर डूइंग प्रैक्टिस ना? ठीक है जी तो सर। अब ये जो चैप्टर है इसको बड़े आराम से सुनना आप लोग, क्योंकि ये आपके डेली रूटीन का चैप्टर है सभी के लिए। तो चैप्टर नंबर 33 याद रखना, 3/3 कभी भी याद आपने करना है। बेल्स और बॉन्ड्स को रिलेटेड है, जमानत और जमानती श्योरिटी, उनसे रिलेटेड है ये चैप्टर। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट फ्रेंड्स? तो इस चैप्टर को आप बड़े आराम से देखेंगे। 436 से लेकर 450 तक है ये। कितने से? 436 to 450। हाँ शाबाश। अब मैं आपका स्क्रीन हटा दूंगा, मैं अपने आप आ रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, आपसे जरा डायरेक्ट बात करूंगा। ओके फ्रेंड्स, ये लीजिए 436 से लेकर 450 तक। जब भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की हम बात करेंगे तो वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन काम आएगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से काम शुरू होगा, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जजमेंट होगी। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है आफ्टर फाइलिंग द एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जब पुलिस काम पे लग गई तो पुलिस दो चीजें देखेगी। वन, कि मैटर वेदर इट इज ए बेलेबल और नॉन बेलेबल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। क्यों नहीं मैंने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की बात की? कोई बता सकता है क्या? कोई बात नहीं, सुनिए क्यों नहीं की। When I talked about section 154 CRPC, I am just only talking about the police and the investigation which is to be carried out by the police only. जब पुलिस किस केस के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं इस चीज को। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू तब ही कर सकती है 154 के अंदर जब मैटर कॉग्निजेबल हो, राइट? कॉग्निजेबल मतलब पुलिस को डायरेक्ट पावर्स हैं उन केसेस में डील करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की। तो 154 एफआईआर कॉग्निजेबल बन गया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने पाया कि इट इज बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल और नॉन बेलेबल। इफ द मैटर इज बेलेबल देन क्या होगा? पुलिस बेल लेगी। पुलिस को पावर है बेल लेने की, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर आएगा सीआरपीसी का चैप्टर 33 का पहला सेक्शन 436। किस सेक्शन के अंदर पुलिस जो जमानत मुचल के थाने के अंदर भरवाती है, नॉट इन द कोर्ट्स, तो दैट इज 436, 436 सेक्शन के अंदर। क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, पुलिस को पावर मिल गई, बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, पुलिस को पावर है बेल करने की, तो 436 अप्लाई करके बेल ले लेगी। नो नीड टू गो टू द कोर्ट, राइट? नेक्स्ट, अब पुलिस ने यह देख लिया कि मैटर इज नॉन बेलेबल। एक बेलेबल है, एक नॉन बेलेबल है। उसके ऊपर मैं आऊंगा बाद में आपके साथ, बड़ी अच्छी चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी हम। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझना है, बेलेबल नॉन बेलेबल आप सब जानते हैं इस चीज को। जिसमें बेल पुलिस दे सकती है बेलेबल, जिसमें बेल पुलिस नहीं दे सकती नॉन बेलेबल। दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन ये भी मत समझिएगा, देयर आर सर्टेन सेक्शंस जहां पुलिस नॉन बेलेबल में भी बेल दे सकती है, नॉन बेलेबल में भी। तो यहां पर 436 की बात हमने कर ली, अब 437 की ओर चलते।
police found that matter is non-bailable. Either the police will give the bail applying section 437 in certain cases which are defined. Under these cases, the police can take the case, this bail. And most probably, the cases in which the sentence is less than 7 years, 7 साल से नीचे की जो सजा है, उसके अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं पुलिस को कि वो बेल ले सकती है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। तो अगर पुलिस ने ये देख लिया कि अब हमारे बस का काम नहीं रहा, तो हम इमीडिएटली, हाँ बोलिए। मैं रोकना चाहती हूँ सर। जैसे 7 साल वाले केस में जैसे हैंडीकैप्ड है या कोई लेडीज, ऐसे में भी ले सकती है पुलिस सर? हाँ, सुनो आगे सुनते रहो, अभी सुनते रहो। ये क्रोनोलॉजी है, उसको मैं कहाँ फिट करूंगा वो आप देखते रहिए। ये सारी क्वेरीज आपकी जब कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, देयर विल बी नो क्वेरी एट ऑल, राइट? ओके। 7 साल तक की सजा में पुलिस को प्रोविजंस हैं कि दे कैन टेक द बेल इन द पुलिस स्टेशन, दे आर नॉट नीडेड टू गो टू द कोर्ट। लेकिन ऑल केसेस में नहीं, ठीक है? तो अब बारी आ गई कॉग्निजेबल केस, नॉन बेलेबल केस, जिसमें जमानत पुलिस नहीं ले सकती। वो प्रोवाइडेड है कि पुलिस ले टू फैसिलिटेट द थिंग्स, लेकिन नॉन बेलेबल केसेस के अंदर पुलिस को ये क्लियर हो गया कि इसमें बेल नहीं लेनी है। ऐसे केसेस हैं, चाहे वो केस 1 साल की सजा का हो, चाहे वो लाइफ इंप्रिजनमेंट का हो, चाहे वो केस फांसी का हो। Don't constrain yourself under certain sections. Don't concentrate upon IPC only. There are so many criminal statutes. मैं सबकी बात कर रहा हूं, CRPC सबके लिए एक जैसी लगेगी। जो केसेस जहां पे नॉन बेलेबल है, वहां पर 7 साल से नीचे की जो सजा है जिसमें, उसके लिए बेल लेना, चाहे वो पुलिस में होगी, चाहे वो कोर्ट में होगी, चाहे पुलिस ले, चाहे कोर्ट ले, प्रोविजंस को लेकर, अमेंडमेंट्स का सहारा लेकर, तो उसको उसमें लगेगा 437, 7 साल से नीचे। मीनिंग देयर बाय ट्रायबल बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन होता है? आइदर JMIC जिसे हम कहते हैं, या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। They are the subordinate courts. Subordinate courts की परिभाषा के अंदर आते हैं। 7 years तक की सजा के जितने भी केसेस हैं, ऑलमोस्ट वो इन्हीं कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होगा। तो वहां पर बेल लेने के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो 437 भी एप्लीकेशन देते हैं कि नहीं देते हैं? We apply under section 437. It means it is a non-bailable offense, but the punishment is maximum 7 years. अब चलते हैं आगे। Many times what happens, a case is registered against any person and he is apprehending his arrest. मतलब कि एक केस रजिस्टर्ड हो गया किसी के खिलाफ और वो जेल में अंदर नहीं जाना चाहता, तो क्या करेगा वो? He will apply to the authority to not to send him jail, not to send him in police custody. पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी की बात नहीं हो रही है, पुलिस कस्टडी। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो फर्स्ट रिमांड होता है उसे हम पुलिस कस्टडी कहते हैं, जो पुलिस अपने पास रखती है। अगर कोर्ट ने उसे जुडिशियल में भेजना है, मतलब अपनी कस्टडी के अंदर लेना है, तो उसमें पुलिस कस्टडी से निकालना पड़ेगा और उसको 14 डेज के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजना पड़ेगा। मैक्सिमम पीरियड है, उसको एक्सटेंड करते रहते हैं हम आगे, वन टाइम में 14 डेज। तो ये मेरे ख्याल से आपको इस चीज का थोड़ा सा ज्ञान है। तो जब भी इन्वेस्टिगेशन पार्ट के अंदर पुलिस ने कोई केस रजिस्टर्ड किया
और वो केस ऐसा है जिसमें उस व्यक्ति को जेल के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, इवन देन इन्वेस्टिगेशन चलती रहे, देन सेक्शन 438 कम्स इनटू ऑपरेशन, 438 आता है, एंटीसिपेटरी बेल जिसे हम कहते हैं। जेल मतलब क्या बोलते हैं उसको, पकड़े जाने से पहले, पुलिस कस्टडी से पहले, ताकि वो पुलिस कस्टडी में ना जाए। और वो एंटीसिपेटरी बेल की जो पावर है, दैट इज लोएस्ट कोर्ट अगर देखा जाए, दैट इज विद सेशंस कोर्ट, इट कैन बी फ्रॉम द हाई कोर्ट। एंटीसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट, समझ गए? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते एंटीसिपेटरी बेल के लिए। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट वही चीजें वहां ही जा सकते हैं जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो बाद में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द, ये नहीं कि हर कोई उठा और सुप्रीम कोर्ट चल पड़ा। जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं वहां पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट ये हमारे को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते हैं, कीपिंग इन माइंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, हीनियसनेस ऑफ द ऑफेंस, उन सब चीजों को लेकर। तो 438 अभी यहीं पे हम समाप्त करेंगे। जब भी किसी ने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करनी है, प्री अरेस्ट बेल हम इसे कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन पार्ट के अंदर, ओनली इन्वेस्टिगेशन पार्ट के अंदर, जुडिशियल कस्टडी के अंदर कभी एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती। वंस द पर्सन इज what I can say is arrested by the police in some cognizable offense which is non-bailable, police having the power to arrest, before that arrest, pre-arrest, the person can go to the court and get the pre-arrest bail, that is called as anticipatory bail. I think it is clear now. अब हमारे पास 437 हमने पढ़ा, 436 में बेलेबल ऑफेंसेस में, 437 के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बिलो 7 इयर्स की जो सजा है, 7 साल से नीचे की जो सजा है, उसके अंदर कौन देगा जमानत? मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देगा। जमानत की बात हो रही है इस वक्त, अभी वो रिजेक्ट कर रहा है, वो अलग बात है। अगर हमने अप्लाई करना है 437 में बिलो 7 इयर्स की जितने भी पनिशमेंट्स हैं, लेकिन 437 के ऊपर कहां जाएंगे? मैजिस्ट्रेट को तो पावर है नहीं। देन डायरेक्टली अंडर सेक्शन 439, 439 के अंदर हम कहां जाएंगे? डायरेक्टली टू द सेशंस कोर्ट। वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी सेशन कोर्ट की। फिर cognizable non-bailable offense below 7 years, principal court is judicial magistrate first class or the chief judicial magistrate। 437 अगर cognizable case, non-bailable case, heinous crime, the punishment prescribed is above 7 years, above 7 years, उसमें फांसी की सजा लिखी है, मर्डर किया है, उम्र कैद की सजा है, या 10 और मोर देन 10 इयर्स की है, बिलो 10 इयर्स की है, पर अबव 7 इयर्स है, तो उन सब चीजों के अंदर इमीडिएटली मेक इट क्लियर कि आपको 439 अप्लाई करना है और सीधे सेशन कोर्ट जाना है। इधर उधर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर ये 4 चीजें आपको समझ आ गई, 436, 37, 38 और 39, आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी आदमी को पूछने की जरूरत है, किताब भी टच करने की जरूरत है। इमीडिएटली देखो, कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है और आपको अरेस्ट करा है या अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है, वहां आप इमीडिएटली डिस्कस करिए। बेलेबल है, चलिए पुलिस के पास है, क्यों इसको बोलिए वहां जमानत दे देंगे। अगर आपको लगता है नॉन बेलेबल है, पुलिस नहीं ले सकती जमानत, ले भले वहां लेगी, वो कुछ प्रोविजंस, कुछ पावर्स दी गई हैं फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ प्रोसेस, लेकिन
अगर हम प्रॉपरली देखें तो नॉन बेलेबल में पुलिस नहीं लेगी, तो वहां इमीडिएटली आप देखिए 7 साल से नीचे की सजा है कि ऊपर की सजा है। जल्दी से आईपीसी निकालिए या कोई भी और एक्ट निकालिए, वहां सजा देख लीजिए आप, फुल एंड फाइनल क्या लिखा गया। 7 इयर्स बिलो 437 अप्लाई करिए इमीडिएट मजिस्ट्रेट के पास। अगर आपको लगता है नहीं 7 साल से ऊपर है, हीनियस क्राइम है, आईपीसी और कोई और एक्ट ज्यादा सजा बोलता है, तो इमीडिएटली 439 के अंदर सेशन कोर्ट में अप्लाई कर दीजिए, या डायरेक्टली यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट, राइट। तो ये बिल क्लियर हो गया। और 438 अगर आपको प्री अरेस्ट लेनी है कि मैं अंदर नहीं जाना चाहता सर, तो आप 438 फटाफट टाइप करिए और एक्यूज्ड को कोर्ट के अंदर पेश करके 438 ले लीजिए, एंटिसिपेटरी बेल ले लीजिए। इट इज अप टू द कोर्ट, और वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस और फैक्चुअल पोजीशन के अनुसार बेल एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है। इट इज नॉट माय वर्क टुडे। आपको सिर्फ मैंने एक प्रोविजंस बताए हैं, यू कैन ऑप्ट दोस। डोंट थिंक यू आर द एडवोकेट। आपका केस डिसमिस हो रहा है, आपका केस अलाउ हो रहा है, आपकी अपील अलाउ हो रही है, आपका डिसमिस हो रही है, आपकी बेल हो रही है कि नहीं हो रही है। डोंट थिंक, कभी ये मत सोचना अपने दिमाग के अंदर कि मैं फेल हो जाऊंगा। You have to opt the procedure only. आपको प्रोसीजर अडॉप्ट करना है प्रॉपरली और विदाउट शेकी माइंड से करना है। तो ये प्रोविजन अगर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे हो गई तो क्या करना है, ऊपर चले जाओ अपील में। पहले बता चुका हूं अपील कहां कहां होती हो, यू आर क्लियर अपॉन दैट, राइट। तो आगे तक का सफर है, लंबा सफर है। डोंट थिंक कि यहीं खत्म हो जाएगा। आज आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर काम कर रहे हो, सब डिविजनल कोर्ट के अंदर काम कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो बी द जेठमलानी, यू कैन ऑल्सो बी द पालकी वाला। आप आपकी तरह बने हैं वो भी। ये उन्होंने जरूर उस दिन ये सबसे पहले यही सीखा होगा उन्होंने भी, किसी भी अपने साथी के साथ जुड़कर। तो कभी मत सोचिए, अपने ख्वाब ऊंचे रखिए। एक छोटे से, अब तो बड़ा अच्छा हो गया। देखिए मैं पहले भी कहा था कि मेरे दिल के अंदर 5-6 साल से ये चीज थी, मैं क्लास बुलाऊं, बट अपने साथियों को बुलाऊं, पर नहीं बुला पा रहा था। थैंक यू टू कोरोना, जिसने आज इतना बड़ा मेरा स्ट्रक्चर दे दिया। मैं अपने ऑफिस में बैठ के आज हिंदुस्तान के कोने कोने में बात कर रहा हूं। और वन डे इट विल कम कि थ्रू आउट इंडिया और इवन फ्रॉम द फॉरेन ऑल्सो क्लास विल बी होगी। अपने ऑफिस में बैठ के कर रहा हूं, आप मेरे सामने हैं, बिल्कुल सामने हैं सभी। आई एम लुकिंग यू, राइट। तो दोस्तों कभी भी वकालत के अंदर ये मत सोचना कि मैं सब डिवीजन के अंदर बैठा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूं, मैं हाई कोर्ट में हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, दे आर इग्नोरेंट अबाउट द प्रोसीजर, फैक्चुअल पोजीशन से बाहर हो जाते हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, वो हमारे लिए और अच्छे हैं, क्योंकि वो स्टैट्यूट्स को वहां फॉर्म करते हैं, स्टैट्यूट्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन निचले कोर्ट के अंदर जिसने अगर काम कर लिया तो वो कभी फेल नहीं होगा, राइट। तो गेट अश्योर्ड। हाँ, 439 तक हम पहुंच गए, बस यहीं तक बेल्स हैं। उसका बॉन्ड्स की बारी आ जाती है। एक कोर्ट ने जमानत दे दी, उसके बाद क्या होता है, जमानत का मुचलका भरा जाता है, मुचलके के साथ साथ जमानती लिया जाता है, श्योरिटी लिया जाता है। 440 से लेकर 446 से लेकर 50 तक, 49 तक, सॉरी, ये सारा प्रोसीजर दिया गया है। कैसे बेल बॉन्ड लेना है, कब डिस्चार्ज करना है, कोई इनसफिशिएंट सिक्योरिटी है तो उसको कैसे देखना है कोर्ट ने, अगर कोई जंप कर गया बेल को तो 446 के अंदर नोटिस कैसे देने हैं, उसको पनिश कैसे करना है, जमानती के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, उसकी प्रॉपर्टी को कैसे सीज करना है जो उसने जमानत दी और कोर्ट का ओबे नहीं किया ऑर्डर, और 449 में 446 के ऑर्डर्स की अपील्स है, राइट। तो ये बड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने आपको बता दिया। अब बताइए मुझे बेल के अंदर कैसा रहा आज का टॉपिक, टेल मी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा, बाकी वेरी नाइस। कौन बोला सर? बहुत समझ गए ना बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। अब मुझे नहीं लगता अगर आपने ये चीज देख ली और एक दो बार किताब अगर ढंग से देख लोगे तो आपको कहीं भी किसी के आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में मैं आपको बेल बॉन्ड्स भी दूंगा, आपको मैं प्रैक्टिकली जो हमारी एप्लीकेशंस रहती हैं, चाहे सिविल में चाहे क्रिमिनल में,
सूट कैसे फाइल होते हैं, रेवेन्यू को भी बड़ा अच्छा पढ़ाऊंगा आप सबको, रेवेन्यू जमाबंदी कैसे देखी जाती है, वो सब चीजें बताऊंगा, बस जुड़े रहना आप सभी। तो चलिए आगे फिर।